हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोइट्री पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो और ये टोटल 8 मार्क्स की आती है एग्जाम में। डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और इसके अंदर टोटल 8 लाइन्स है, 2 स्टेंजा है और बहुत ईजी पोएम है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। और जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन के बाद में हम इसके बारे में जानेंगे हम एग्जाम में किस प्रकार से स्टेंजा को सोल्व करें, उसके क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है उसके आंसर किस प्रकार से दें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम नेम है डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब थोड़ा सा इसका जो राइमिंग वर्ड है एंडिंग वो सुनो। क्रो, स्नो, मी, ट्री। तो इसका जो राइमिंग बन रही है, राइम स्कीम बन रही है, वो बन रही है ए बी। कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है राइम स्कीम के बारे में, तो राइम स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी राइम स्कीम क्या बन रही है? ए बी। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रूड। हार्ट पार्ट, मूड रूड। इसकी जो राइम स्कीम बन रही है यहाँ पे सी डी। इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम भी निकालना जरूरी है। राइम स्कीम पता लगने के बाद में अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। द वे ए crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को या बर्फ की धूल को मेरे ऊपर झड़काई या झाड़ा मेरे ऊपर। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे दिल के मूड को या मेरा जो मन की स्थिति थी उसको बदल दिया। जो मन की स्थिति थी उसको क्या कर दिया? उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और बाकी दिन का जो समय बचा हुआ था, बाकी जो दिन का समय बचा हुआ था जो मैं पहले बर्बाद कर चुका था, ऑफ ए डे आई हैव रूड मतलब जिसके लिए मुझे अफसोस है, जो मैं उसको खराब कर चुका था, दिन का जो पार्ट था उसको मैं खराब कर चुका था, उसके लिए मुझे काफी दुख है या अफसोस है। तो इसका जो मेन है वो सुन लीजिए आप शॉर्ट में। यहां पे कवि कह रहा है कि जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के पेड़ से, जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से बर्फ के कुछ कणों को या बर्फ की धूल को मेरे ऊपर झाड़ा या मेरे ऊपर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जो मेरे मन की जो मनोदशा थी उसको एकदम बदल दिया उसने। तो कौवे के बर्फ गिराने से पहले जो कवि था, जो पोइट था अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एकदम सैड मूड में था, एकदम सैड मूड में। और सैड मूड में बैठा हुआ हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठ गया और वहां पे दिन को वेस्ट कर रहा था, बस बैठा बैठा उदासी में। तभी एक कौवा आता है और वह हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, जिससे क्या होती है, उसकी ब्रांचेस हिलती हैं और ब्रांचेस से क्या गिरता है, जो बर्फ के कण उसके ऊपर जमे हुए रहते हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। और जैसे ही वो उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं तो उसका जो मूड रहता है वो एकदम चेंज हो जाता है। पहले तो एकदम उदासी के मूड में बैठा था, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं अपना दिन क्यों बर्बाद कर रहा हूं, बैठा बैठा क्यों वेस्ट कर रहा हूं। और उस दिन के लिए उसको अफसोस भी रहता है कि मैंने कुछ पार्ट जो दिन का था वो तो खराब कर दिया, लेकिन कुछ पार्ट को मैंने बचा लिया। तो इसकी ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्टेंजा के माध्यम से पूछे जाएंगे, 4 नंबर के आएंगे वो। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस।
फर्स्ट जैसे ये स्टेंजा है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक्सप्लेनेशन आपको बताई दिया अच्छी तरीके से। अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं वन बाय वन और इनके आंसर्स देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आंसर देने हैं। मैंने पहले बता दिया कि आज का जो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप इसको समझ भी नहीं पाओगे अच्छी तरीके से। फर्स्ट स्टेंजा है अपना, अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिए आप। जैसे फर्स्ट में एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम ऑफ द पोइट, नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम। तो आपको पहले बता दिया था कि पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कई बार पूछा गया है पोइट्स के नेम भी, तो आंसर देने का भी तरीका है, पूरा तरीके से ही आंसर देना है। अब इतना नहीं है केवल रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। उसके लिए भी आपको कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। इस तरीके से कंप्लीट आंसर भी देना पड़ेगा। नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस कविता के कवि का नाम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस कविता के कवि है। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से और बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, what did the crow, what did the crow do to the hemlock tree? What did the crow do to the hemlock tree? जो कौवा था, कौवे ने हेमलॉक ट्री का क्या किया, क्या किया? कवि ने, सॉरी, क्रो ने हेमलॉक ट्री का क्या किया था? हेमलॉक ट्री को सुक किया था, उसको हिलाया था उसने। तो आंसर कैसे लिखोगे इसका? तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखोगे, द क्रो shook, the crow shook the hemlock tree। तो क्रो ने क्या किया? हेमलॉक ट्री को हिलाया। और देखते हैं और कितने बनते हैं। वैसे आने वाले आपके दो ही क्वेश्चन हैं, इसमें से एक स्टेंजा में से दो क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। लेकिन हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन एक स्टेंजा में से जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो अगला देखिए एक और बनाते हैं क्वेश्चन। What did the crow sat down on the point? On the point. कौवे ने पॉइंट के ऊपर क्या गिराया? तो आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, अच्छे से पता है आपको। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो। तो आंसर लिखना है, द क्रो, डिड आया हुआ है तो शेक का सुक हो जाएगा, द क्रो सुक डाउन
The crow shook down the dust of snow, the dust of snow on the poet. कवि ने कवि कवि के ऊपर कवि ने कवि के ऊपर बर्फ के कण गिराए। और देखते कोई क्वेश्चन और बनता है तो 4th नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और देख लेते। फ्रॉम वेयर did from where did the crow shake down the dust of snow? कव्य ने बर्फ के कण या बर्फ की धूल कहां से गिराई? कव्य ने बर्फ के कण या बर्फ की धूल कहां से गिराई? तो आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से। द क्रो shook down the dust of snow from a hemlock tree. कव्य ने दतुरे के पेड़ से धूल के कण गिराए। तो कुल मिला के इसमें से हम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही पुट कर पाए हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन ही निकल सके हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। तो सेकंड स्टेंजा को भी देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना है इसको भी। सेकंड स्टेंजा में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैं पहले से बता चुका हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये ही 99% आने के चांसेज है। सेकंड स्टेंजा की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? स्टेंजा सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, और लिखा हुआ भी आपके सामने स्टेंजा भी है और क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड गिवन द पोइट a change of mood? What had given the poet a change of mood? किसने कवि का जो मन है उसको परिवर्तित कर दिया था? किस चीज ने कर दिया था? तो क्या आएगा? आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से। द falling dust of snow जो गिरते हुए बर्फ के कण हैं, had given the poet
ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आ भी सकता है इसमें से। इन इन in what mood was the poet? In what mood the poet? कवि किस मनोदशा में था? किस मनोदशा में था भाई? फटाफट देखिए आंसर। इसी में से निकालना है, एक बार अच्छे से देखते हैं इसको। द पॉइट, अब यहाँ पे कहीं पे भी उस मूड का जिक्र नहीं है कि वो किस मूड के अंदर था उस समय, लेकिन हमें आंसर देना है उसका, तो कुछ इस प्रकार से देंगे। द पॉइट was in सैड मूड, एकदम उदासी के मूड में था। कैसे मूड में था? एकदम उदासी के मूड। और एक कोई क्वेश्चन बनता है तो देख लेते हैं इसमें से। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, व्हाट डज या व्हाट डिड द पोइट से has changed his mood? कवि ने अपने मूड को या अपने मनोदशा को बदलने के बारे में क्या कहा, या किसने उसके दशा को बदल दिया? कवि के अनुसार किसने उसकी दशा को बदल दिया था, मूड की? आंसर आएगा इस तरीके से। ये वैसे तो क्वेश्चंस बनता है ऊपर वाले में से, लेकिन इसी के अंदर भी ले लेते हैं इसको, आ जाएगा ये कि चेंजिंग की बात इसी में हो रखी है, ऊपर वाले में नहीं। तो सेम आंसर बनेगा। द पोइट said that the dust of snow या फिर हेड कर लेना, had changed his mood। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस और आंसर बनते जाएंगे। अब इसमें से कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से
ये तो थे इंस्टेंजा में से क्वेश्चंस। अब पूरी पोइम में से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो देख लेते हैं, जो 40 to 50 वर्ड्स के आते हैं वह भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पहला, ऑलवेज सेंट्रल आइडिया हर पोएम का आपको लर्न होना चाहिए। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? What is the central idea of this poem? इस कविता का, दिस पोइम आगे लिख लेना, डस्ट ऑफ स्नो, या फिर करना द पोइम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव क्या है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करनी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इज, डस्ट ऑफ स्नो कविता का केंद्रीय भाव है दैट की sometimes certain moment or actions that are simple but have a larger significance आगे लिखना है। they can change the mood, or life of a person। अब देखिए अच्छी तरीके से इसको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, डस्ट ऑफ स्नो कविता का केंद्रीय भाव है कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स, कभी कभी निश्चित, कुछ सर्टेन साधारण कह सकते हो या निश्चित जो क्षण होते हैं क्षण, और एक्शंस कार्य दैट आर सिंपल जो साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं। कभी कभी कुछ क्षण जो साधारण क्षण होते हैं या एक्शंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, साधारण से होते हैं, बट लेकिन हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन एक उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। सिग्निफिकेंस महत्व, लार्जर बड़ा। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति का मूड या मनोदशा या जीवन को बदल देते हैं या बदल सकते हैं। तो इसका
सेंट्रल जो आइडिया है वो आपको क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, समझना बहुत जरूरी है आपको। What did the poet think? What did the poet think of the day before the fall of dust of snow on him? कवि ने बर्फ के गिरने से पहले, बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के गिरने से पहले दिन के बारे में क्या सोचा था? What did the poet think of the day? कवि ने दिन के बारे में क्या सोचा था? बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उसके ऊपर बर्फ के जो धूल या कण है वो गिरने से पहले। आंसर देखिए कैसे देना है इसका। तो क्या सोचा था उसने? सोचा होगा कितना बुरा दिन है, एकदम दुखपूर्ण मुद्रा के अंदर था, एकदम सैड मूड में। तो उसको हमें लिखना है, बस हमें आना चाहिए कि हम बनाए कैसे आंसर। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहां से शुरू कर देते हैं, बिफोर से, ताकि अपना आंसर बड़ा इजी रहे। बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट थॉट, थिंक का क्या कर देना है? थॉट। यहां पे थिंक था, डिड के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थॉट हो जाएगा। थॉट बैड ऑफ द डे, कवि ने दिन के बारे में बुरा सोचा। अर्लियर he was in a sad mood, पहले वह एक उदासीपूर्ण या दुखपूर्ण मनोदशा में था। बट दिस फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन इस बर्फ के कणों के गिरने ने चेंज्ड it into a joyful mood, लेकिन बर्फ के गिरने ने इस मुद्रा को आनंदपूर्ण मनोदशा में बदल दिया था। जो एकदम सैड मूड के अंदर बैठा था उसको किस में बदल दिया? जॉयफुल मूड में बदल दिया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसका। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिख लिए, और भी लिख लेते हैं एक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से रहेंगे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। How was the mood of the poet
हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट बिफोर बिफोर एंड बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसा और बाद में कैसा था, इस तरीके से पूरा डबल मीनिंग में पूछ लिया इसको, पहले और आफ्टर दोनों में। आफ्टर द फॉलिंग, आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो, फॉलिंग ऑफ स्नो, डस्ट। हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट, कवि की जो मनोदशा थी वो कैसी थी, बिफोर एंड आफ्टर द फॉलिंग ऑफ डस्ट, स्नो डस्ट, बर्फ की जो धूल है उसके गिरने के पहले और बाद में कैसी थी। तो पहले बात करते हैं पहले कैसी थी और फिर करते हैं बाद में कैसी थी। बिफोर बिफोर द फॉलिंग, बिफोर द फॉलिंग ऑफ, बिफोर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, कैसी मुद्रा में था, एकदम उदासी भरी, एकदम सैड मूड में। तो क्या लिखना है, द पोइट वॉज, द पोइट वॉज इन सैड मूड। ये तो आगे इसकी डस्ट गिरने से पहले की जो दशा थी, और वो क्या कर रहा था, बैठा बैठा अपने दिन को बर्बाद कर रहा था। इट वुड स्पॉइल, इट वुड स्पॉइल, इट वुड स्पॉइल हिज डे। और सैड मूड में रहने की वजह से इसने क्या कर दिया, सैड मूड ने उसके दिन को बर्बाद कर देता है। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर, यहां से देख लो, आफ्टर, आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, द मूड, the mood, the mood of the poet, the mood of the poet changed। क्या होता है, बर्फ गिरने के बाद या बर्फ के जो कण है वो गिरने के बाद कवि का जो मूड है, वो जो मनोदशा है उसकी, वो बदल जाती है। he became, he became cheerful, he became cheerful, वो एकदम खुश हो जाता है या एकदम प्रसन्न हो जाता है। he decided, he decided to utilize, utilize the rest of, the rest of the day, उसने दिन के, उसने दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है या बचा हुआ जो शेष भाग है उसका उपयोग करने के बारे में निश्चय किया कि उसको क्या कर रहेगा, अब जो दिन बच गया है, जो उसने बर्बाद कर दिया तो वो तो कोई बात नहीं, जो दिन अब उसका बचा हुआ है उसका वो क्या करेगा, यूज करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, what is a hemlock, hemlock tree? Why doesn't, why doesn't the poet, why doesn't the poet write about more beautiful, more beautiful tree
such as a maple or an oak or a pine. Again, what is a hemlock tree? जो हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़, वृक्ष, वो क्या है? What doesn't the poet write about more beautiful tree such as a maple, oak और a pineapple? ए पाइन. कवि ने और अधिक सुंदर वृक्ष, मतलब इसकी जगह और अधिक जो सुंदर वृक्ष है, जैसे हैं मेपल है, ओक है, बलूत का पेड़ है, और पाइन है, देवदार का पेड़ है, उनके विषय में क्यों नहीं लिखा? वाई डजंट द पोएट राइट? कवि ने उनके विषय में क्यों नहीं लिखा जो इससे ज्यादा खूबसूरत है? ये हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया? मेपल भी तो ले सकता था, ओक भी तो ले सकता था, पाइन भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? आंसर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी. हेमलॉक ट्री इज a poisonous ट्री. जो हेमलॉक का पेड़ होता है वो एक जहरीला या विषीला पेड़ होता है. द पोइट wants the poet wants to create an atmosphere कवि want to create an atmosphere, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहता है या रचना करना चाहता है, ऑफ सैडनेस एकदम उदासी भरा जो भाव है उसकी मुद्रा क्या करना चाहता है? एकदम क्रिएट करना चाहता है, एकदम सैडनेस मुद्रा. एकदम सैडनेस मुद्रा. सैडनेस एंड स्टिलनेस, एकदम शांत. In such an atmosphere, a maple, an oak, or a pine would have looked out of place. हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनियस ट्री. जो हेमलॉक ट्री है वह एक विषीला या जहरीला पेड़ है. द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस, और कवि है वह एकदम दुखद और एकदम शांत वातावरण की रचना करना चाहता है या शांत वातावरण बनाना चाहता है, दुखद शांत वातावरण बनाना चाहता है. इन सच एन एटमॉस्फेयर,
ए मेपल इन सच एन एटमोसफियर, ऐसे वातावरण में ए मेपल, एन ओक और ए पाइन वुड हैव लुक आउट ऑफ प्लेस। तो ऐसे वातावरण में मेपल, ओक और पाइन जो दर से है उससे एकदम परे दिखाई देते हैं, उस जगह से एकदम अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, वो पॉइजनस या सैडनेस की जो क्रिएशन जो करना चाह रहा है पोइट, वो उससे थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं आने वाला, तो उनसे थोड़ा सा हटके इसको रखा है उसने। ये जो मैपल है, ओक है, पाइन है, इन जैसे ब्यूटीफुल ट्रीज का यूज उसने नहीं किया, क्योंकि उसको जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है वो कैसा करना था, सैडनेस और स्टिलनेस, एकदम दुखद शांत वातावरण क्रिएट करना था। और वो कौन कर सकता था, हेमलॉक ट्री का जो विषैला पौधा है जिसके आसपास में कोई नहीं जाता, एकदम शांत रहता है ये। तो इसकी वजह से उसने क्या किया है, हेमलॉक ट्री का यूज किया, मैपल, ओक और पाइन का यूज है उसने नहीं किया। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस थे। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, आई होप। अगले पोएम के साथ कल फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे हम।